अब अपन आगे चलते हैं तो क्या होगा, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम के कंपाउंड आ जाएंगे। पहले सोडियम के थे क्या, सोडियम क्लोराइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था और सोडियम बाइकार्बोनेट था। इन कंपाउंड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इनको कैसे बनाते हैं, क्या इनके यूजेस होते हैं और क्या इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अपन ये सारे कर चुके थे तीन। तो अब अपने पास में आएंगे कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स। कैल्शियम में क्या क्या आएगा, इनके नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में या आसपास में एक क्वेश्चन पूछ ही गया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है। एक इसको पढ़ना अपने को, इसका नाम होता है क्विक लाइम। ठीक है, और एक उसके बाद अपने को पढ़ना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, तीन कंपाउंड पढ़ने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। ऐसे याद कर सकते हो, इसमें OH या ये 2H2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऐसा फील आ रहा है तो पानी जैसा फील आ रहा है तो आप बोल सकते हो लाइम वाटर बोल सकते हो। और ये O है, O में एक डंडी डाल दोगे तो Q बन जाएगा, Q फॉर क्विक लाइम। ऐसे याद रख सकते हो, पूछा हुआ एक बार क्वेश्चन है। ठीक है, यही बोला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे कंपाउंड्स बनेंगे। इसके अलावा अपने को एक और कंपाउंड जो पढ़ना है वो पढ़ना है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको अपन लोग मार्बल भी बोल देते हैं। और उसके बाद में एक अपने पास में आएगा, वो आएगा सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आएगा। छोटे छोटे कंपाउंड्स होंगे, उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है अपने को। अपने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। बहुत सिंपल सी बात है और बहुत आसान सी है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। ये होता कैसा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाइट कलर का होता है, सॉलिड। ठीक है, और जब ये हवा में खुला छोड़ते हैं इसको एटमॉस्फेयर में तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है और CO2 को भी एब्जॉर्व करता है। ठीक है, अगला बोलता है ने मॉइस्चर को एब्जॉर्व किया और CaOH2 हो गया, और CO2 को एब्जॉर्व किया तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, द एडिशनल लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स लम्प्स लाइफ। आपने देखा होगा घरों में जो सफ़ेदी पोती जाती है ना, उसमें कुछ बड़े बड़े पत्थर आते हैं ऐसे अजीबोगरीब टाइप के, और उसमें पानी डालते हैं तो बहुत सारे बुलबुले और गैस निकलती है। वो गैस तो CO2 होती है, आपको पता ही होगा। और बहुत सारे बुलबुले से उठते हैं पानी में, वो CO2 के ही बुलबुले होते हैं। और कुछ दिन बाद में इसी को, मतलब पहले आपने क्या डाला, ये पत्थर किसके थे, कैल्शियम ऑक्साइड के थे, और उसके बाद में इसमें पानी डालते हैं तो ये वाली रिएक्शन होती है, और लास्ट में बनता है ये लाइम वाटर जो अपन दीवारों पे पोतते हैं, जिसे वाइट वॉश भी कहते हैं। ठीक है, इसको अपन दीवारों पे पोतते हैं तो तब ये ठंडा होता है, तब ये बन जाता है। ठीक है, और इस ये तो हुआ अपन मतलब डेली लाइफ का। अब अपने पास में होता क्या है कि एक अपन ने कार्बोनेट का एक टेस्ट पढ़ते हैं, CO3-2 का। ठीक है, कार्बोनेट का टेस्ट पढ़ते हैं, मतलब कि जब अपन रेडिकल का टेस्ट करते हैं प्रैक्टिकल में 11th में, तो अपने पास में क्या होता है, जब कार्बोनेट का टेस्ट होता है ना तो वो यही होता है कि अब इसमें क्या करते हैं, उसमें कोई भी कार्बोनेट होता है तब उसको वो कार्बोनेट क्या दे रहा होता है, उसको हीट करते हैं ना, मतलब उस कार्बोनेट में जो भी एक कंपाउंड है, मान लेते कंपाउंड X है, उसमें कार्बोनेट है तो उसमें अपन H2SO4 डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक गैस निकलती है, ये गैस, इस गैस को अपन लोग डालते हैं लाइम वाटर में। ये जो गैस आई थी ना, ये गैस, इसको कहाँ ले जाएंगे, इस गैस को लेके जाएंगे लाइम वाटर में। इस गैस को यहाँ ले आते हैं, इसमें क्या है, लाइम वाटर। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, ये जो लाइम वाटर है ना ये मिल्की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो समझ में आया प्रोसेस, कुछ भी नहीं था, एक कंपाउंड दिया अपने को, ये टेस्ट एडिशनल NCERT में नहीं है, पर इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है। कंपाउंड में H2SO4 डाला तो एक गैस निकली, वो गैस कौन सी है अपने को भी बताया, CO2 गैस है वो। और उस गैस को जब लाइम वाटर में पास किया तो वो मिल्की हो गया। तो वो मिल्की होता है तो उससे सॉर हो जाता है कि कार्बोनेट ही है, और उसको कुछ टाइम और पास करते हैं। ये तो नॉर्मली थोड़ी देर के लिए पास किया है ना, स्मॉल टाइम के लिए है ना। अब मान लेते हैं टाइम थोड़ा और ज़्यादा टाइम तक अपन इसको पास करते हैं,
तो मिल्कीनेस जो होता है ना वो गायब हो जाता है। वो गायब क्यों होता है? यहाँ पे कैल्शियम ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ कि यही होता है या नहीं। ठीक है, बट ये इतना आपको आइडिया रखना पड़ेगा। इसको आप लिख लीजिए एनसीईआरटी में, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में ये तो हो ही गए थे ये दोनों रिएक्शंस। उसके बाद में अगला है स्लैकिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेकिंग ऑफ लाइफ क्विक लाइम आस्क्ड विथ सोडा गिव्स सोडा लाइम बीइंग बेसिक ऑक्साइड। और इसके बाद में ये काम की चीज़ें नहीं हैं। ये बेस का काम करता है, ये तो अपने को पता है। कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। ये तो बहुत बार अपन बात देख चुके हैं। तो बेस है और ये SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये एसिड का काम करेगा और इसके साथ रिएक्शन हो गई इसकी। एप्लीकेशन क्या होंगे? सीमेंट वगैरह बनाने में और कास्टिक सोडा वगैरह बनाने में और शुगर के प्योरीफिकेशन में। ठीक है, उसके बाद में पहले अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा जो खास कोई काम का नहीं था, बहुत आसान आसान चीज़ें थी। इसमें से कुछ चीज़ें बस देखनी है, बस आपको एग्जाम में याद आ जाएगी और आप टिक कर लोगे। ठीक है, अगला आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? स्लैक लाइम। ठीक है, मैंने बोला था यहाँ पानी जैसा फील आ रहा है तो ठीक है लाइम वाटर बोल सकते हैं इसको। या पानी किस में होता है? लेक में होता है तो स्लैक लाइम बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और मिल्क ऑफ लाइम भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये वो रिएक्शन आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड अपन जो पढ़ा था ना, प्योर टेस्ट तो नहीं दिया लेकिन टेस्ट वाली रिएक्शन सारी दे रखी है कि अपने पास में कोई कंपाउंड था। ठीक है, कंपाउंड में अपन ने उस कंपाउंड में उसने कौन सी गैस निकाली थी? CO2 गैस निकाली थी। उस CO2 गैस को अपन ने कैल्शियम उस चूने के लाइम वाटर में डाला था। देखो मैंने लिखा ना लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से गैस कौन सी आई थी? CO2। इसको लाइम वाटर में डाला था। तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? देखो ये लाइम वाटर है, इसमें CO2 पास की तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन कार्बन ऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसी होती है? मिल्की हो जाती है। क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अब एक्सेस में इसको पास करते थे, वर्ड है ना इंपॉर्टेंट है, एक्सेस ये आएगा तभी आप बोलोगे। तो ये जो प्रेसिपिटेट था, वाइटनेस था, वो गायब हो जाता है। क्यों? ये बन जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में आप इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये इसका आप काम इनसे ना ब्लीचिंग पाउडर भी बना सकते हो। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का तो लंबा सोडा फॉर्मूला होता है जो आप P ब्लॉक में पढ़ते हैं लोग वो, लेकिन वो नीट में आता नहीं है। बट ये तो आपको पता होना चाहिए, CaOCl2। अब यहाँ पर ये एक बात बता दूँ आपको, यहाँ क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक यहाँ 2 क्लोरीन है ना, ये 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन +1 में होता है, एक क्लोरीन -1 में होता है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इधर उधर। और वाइट वॉश घरों में सफ़ेदी में काम आता है, CaOH होल ट्वाइस। और कांच वगैरह बनाने में काम आता है और सीमेंट वगैरह में और ऐसे काम आता रहता है। तीसरा जो अपना कोई खास नहीं बात थी इसमें, मिल्क वाला ये वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट था और ये बस, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। अगला आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? अभी अपन ने देखा ही था कि स्लाइम मिल्क ये था, ये वाला टेस्ट देखा ना, यही रिएक्शन इसने वापस लिखी है। देखो इसमें अपने CO2 पास की तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का मेथड हो गया। कैल्शियम क्लोराइड में भी Na2CO3 डालोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, और इसको हीट करते तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस मिलती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में। और ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब एसिड बेस टाइप की रिएक्शन है। Cl इसके पास चला जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। बहुत आसान है, ऐसी कोई रिएक्शन पूछने वाला है नहीं, ये 11th लेवल की बातें हैं। कैल्शियम कार्बोनेट वो एक तरह से मार्बल है तो बिल्डिंग मटेरियल हो ही गया, लिखा ना मार्बल। और इसके अलावा कोई खास इसका उपयोग है नहीं, ना कुछ पूछने वाला अपने से। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट है, वो भी कितना? 1/2 H2O। या इसको ये लिखो या आगे 2 लिख दो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट 2 हो जाएंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई होते ही कट जाएगा। दोनों फॉर्मूले सही हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। पहली बात तो ये दोनों लिखने का तरीका है सेम के सेम। ठीक है, ये देखिए। ओके,
ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज आपको पता ही हैं, क्या क्या काम होता है। इस मूर्तियाँ बनती हैं, हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाए तो उसको जोड़ने में काम आता है, और दांत, नकली दांत बनाते हैं तो उसका जबड़ा बनाने में काम आते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा, आप देख लोगे, कोई खास बड़ी बात है नहीं। उसके बाद आता है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट की डिस्कवरी इन्होंने की थी भाई साहब ने। सीमेंट आपको पता ही, आपने देख रखा होता है। ठीक है, सीमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं ये एक बार देख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले आता है कैल्शियम ऑक्साइड, वही क्विक लाइम, मतलब चूना सबसे ज़्यादा 50 से 60%। फिर आएगा मिट्टी, चूने के बाद में पहले चूना लगाओ फिर मिट्टी लगाओ। ठीक है, तो 20 से 25%, मतलब आधा काम तो देखो ये कितना होगा, कोई भी परसेंट 100% चीज़ है, उसका 50 से 60% क्या हो गया, आधा। अपने को सीमेंट बनाना है तो आधा तो अपने चूना ही मिला दिया उसमें, एक तरह से चूना है तो चूना लगा दिया आधा तो। उसके बाद में ये मिट्टी डाल दी, आधे की आधी मिट्टी डाल दी, तो इतना काम तो बहुत सस्ते में हो गया। आधे की आधी, 25% का मतलब क्या हो गया, आधे का आधा। तो सिंपल अपन ने क्या किया कि पहले चूना मिला लिया, फिर उसमें मिट्टी डाल दी, आधा चूना ले लिया और उस आधे की आधी मिट्टी डाल दी। अब अपने को कुछ काम की चीज़ें डालनी पड़ेगी। अब अपने को डालेंगे एल्यूमिनियम, एलुमिना डालेंगे, Al2O3 को एलुमिना बोलते हैं। ये डालेंगे अपन 5 से 10%। ठीक है, उसके बाद अपन डालेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कितना डालेंगे, 2 से 3%। फिर डाल देंगे Fe2O3, कितना, 1 से 2%। फिर डालेंगे SO3, ये भी 1 से 2%। ये मतलब एक गुड क्वालिटी का सीमेंट अगर अपने को बनाना है तो। ठीक है, एलुमिना और आयरन का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। एक तो पहली बात तो ये एक अपने को प्रपोर्शन याद रखना है, कौन कितना परसेंट होता है, समझा दी मैंने आपको। ट्रिक से याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख दो, इन दोनों को मिला के वर्ड बनता है काशी, है ना। काशी में आलू महंगे फिर से। पहले काशी में आलू महंगे थे, फिर एक बार कुछ क्या हुआ, सस्ते हो गए बीच में, और फिर से महंगे है। तो काशी में क्या, आलू महंगे फिर से। ठीक है, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको प्रोपोर्शनल। उसके बाद में अपने को काम की जो चीज़ें हैं कि इनका रेशियो है ना, कि किसका रेशियो कितना होगा, थोड़ा बहुत अगर आइडिया रख दो तो काम की चीज़ें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक वर्ड आता है क्लिंकर। क्लिंकर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब दीवारें वगैरह बनती है, घर में मकान बनता है, तो सीमेंट आता है, सीमेंट का कट्टा डालते हैं, यहाँ पे बोरा डालते हैं, खाली करते हैं, उसमें कुछ मिट्टी डालते हैं, जिसको अपन लोग, कुछ लोग बजरी बोलते हैं, जो दाने दाने सी होती है ना, रेत या वो तालाब सी मिट्टी, या फिर ऐसे बोल दो नदी की मिट्टी जो ला के डालते हैं, वो प्लस पानी, अब मिला करके जो मसाला तैयार होता है फाइनल, जिसको अपन लोग दीवारों में चुराने में काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं क्लिंकर। ठीक है, अब पोर्टलैंड सीमेंट एक अलग सीमेंट होता है, उसका कंपोजिशन अलग होता है। इसमें क्या क्या आता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट आता है, वो सब 20%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51%, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये 11%। ठीक है, इसमें देखो कैसे याद रखोगे, ये 2 और 4 आ रहा है तो 24 और 26 पास पास में है। ये इसको उल्टा, ये 3 और 5 35 है, तो ये अप्रॉक्स होता है। अब यहाँ तो एनसीईआरटी ने फिक्स डाटा लिख दिया, लेकिन इसको लिखते हैं 40 से 50%। ठीक है, ये ए से एल्यूमिनियम, ए से 11। ठीक है, हो गया। सेटलिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या हो गया, जब आपने सीमेंट में पानी डाला और उसको रख दिया और बाद में कर रहे हो, तो उसी प्रोसेस को अपन सेटलिंग बोलते हैं, जम जाता है, पत्थर जैसा मजबूत हो जाता है। और सेटलिंग के टाइम को धीमा करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकल एग्जाम जो होते हैं ना, ये कांस्टेबल वगैरह के, उनमें बहुत आता है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं, कि उसका सेटल डाउन का जो टाइम है ना, उसको बढ़ाने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, उसको टाइम को बढ़ाना है, प्रोसेस को स्लो डाउन करना है, तो क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में बायोलॉजिकल, ये सारी बातें आपको पहले से पता होती कि कैल्शियम
कहाँ काम आता है, पोटेशियम नर्व कंडक्शन में काम आता है, ये सारी बात आप बायो में पहले से पढ़ चुके होते हो, ठीक है, कि कैल्शियम से हड्डियाँ बनती हैं, ये वो फलाना टिमकाना, ये सारी बातें आपको पता होती है। एक बार पढ़ लेना आप एनसीईआरटी से, ठीक है। 400 मिलीग्राम पर डे अपने को इतना लेना पड़ता है, इंटेक वगैरह, ये सब चीज़ें थी। तो एस ब्लॉक में मैंने मोटा मोटी सारी चीज़ें पढ़ा ली आपको। अब एक बार क्या करना, एनसीईआरटी जाना और एनसीईआरटी से एक बार इसको कवर कर देना आप अच्छे से, और बाद में इसको एस ब्लॉक की ये जो चैप्टर्स है ना, इनका काम यही होता है कि आप इनको रेगुलरली पढ़ना होता है इनको, मैंने आपको। और इसमें है ना, आप दूसरी मॉडल्स वगैरह देखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी होती है, नहीं पढ़ना अपने को, क्योंकि क्वेश्चन आता ही नहीं है इसमें से। तो एक क्वेश्चन आता है और वो भी एनसीईआरटी से आता है। तो मैंने आपने देखा होगा, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने बहुत सारी जो चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी थी उनको स्किप कर दिया था। मैंने कहा ये क्वेश्चन काम का नहीं है, मतलब वो एक क्वेश्चन तो होता है एनसीईआरटी के आसपास का, तो वो फिर भी कर लिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो अपन ने नहीं किए थे। आगे करते हैं, मोस्ट सॉल्युबल इन ईथर। अब ईथर क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अपन ने सॉल्युबिलिटी में बहुत बार बात की है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं कौन से, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। अब इनमें से कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, तो अपन ने बोला है कि एस ब्लॉक में बेरिलियम, मैग्नीशियम और लिथियम, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। आसान क्वेश्चन है। अब मेरे को बताओ कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो किस में सॉल्युबल होंगे, वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। और पोलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं जो देता हूँ वो आपको पानी देता हूँ। कितनी बार तो ये लाइन में रिपीट कर चुका हूँ, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे। जो भी मेरे 15-20 लोग वीडियो देखते हैं, मुझे पता है इतने ही लोग देखते हैं, सफिशिएंट है मेरे लिए इतने, ठीक है। तो आप लोगों को सबको पता होगा ये बात, ये कंसेप्ट। अगला है, लिथियम हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो लाइन है ना, ये प्योर इतना लंबा क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी की है। जब अपन ने एक पढ़ा था ना कि लिथियम का एनामिलेस बिहेवियर, आप भले ही एनसीईआरटी अभी ओपन करके देख लीजिए, आपको वो लाइन मिलेगी पहली। लिथियम जो होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी सबसे टॉप पे आता है, और जो सबसे टॉप पे आता है ना, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये लिथियम के एनामिलेस बिहेवियर में लिखी हुई ये लाइन पूरी डेट हो, ठीक है। तो लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पे आता है, और जो सबसे टॉप पे आते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये बात भी मैंने बहुत बार बोली है। तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में अपने डिस्कस कर लिए। और लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे आता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होता है। देखो अपन ने पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक जितने भी चैप्टर पढ़े सब में पढ़ा है कि सुनो जनाबे अली बेकार गए सब पंजाबी, ऐसे। इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि जब जरूरत पड़ी तो एसिड की तरह काम कर लेंगे, जब जरूरत पड़ी तो बेस की तरह काम कर लेंगे। तो 39 का आंसर की तरफ क्या जाएगा, 3, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम आयोडाइड सॉलिड इन एसीटोन। अब एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है CH3 COO CH3, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कि ये कंपाउंड, मैग्नीशियम के कंपाउंड्स सॉल्युबल है ऑर्गेनिक में। इसका मतलब क्या है, इनमें कोवेलेंट नेचर होंगे, सीधी सी बात है। ये कंसेप्ट अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी जस्ट क्वेश्चन में ऊपर आया था कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, इसका मतलब वो कोवेलेंट नेचर का है। अगला है सोडियम मेटल कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर। देखो सोडियम मेटल को आपको पता होगा, सोडियम मेटल आपने 11th क्लास में देखी होगी कि वो केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो केरोसिन में तो उसको रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो उसको पानी वगैरह जैसे भी होती है ना, तो उसको देखते ही वो आग पकड़ लेती है। पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब का एक ही नेचर होता है, पानी और अल्कोहल का एक जैसा नेचर होता है, ठीक है। तो ये बेकार सा क्वेश्चन है, आपको नहीं याद रखना है। बस हाँ इतना याद जरूर रखना है कि अगर कैन नॉट हटा देना तो क्वेश्चन काम का बन जाता है। कैन नॉट हटा देते चलो अपन ने, तो बोल देंगे सोडियम मेटल को किस में स्टोर रखते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट स्टोर। अब आप बोलोगे बेंजीन भी आंसर है, टोरुन भी आंसर है, लेकिन बेस्ट क्या सेलेक्ट करोगे, केरोसिन, क्योंकि सबसे ज़्यादा केरोसिन में सेलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम लूजेज इट्स लस्टर ऑन एक्सपोजिंग एयर। जितने भी एस ब्लॉक की मेटल्स होती है ना, वो हमेशा कैसी होती है, चमकीली रंग, चांदी की जैसी होती है, एनसीईआरटी भी बोलती है। लेकिन हवा में जैसी रहती है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, मतलब वो अपनी चमक दमक खोने लगती है। हवा में क्या करेगी वो सोडियम हवा से रिएक्ट करेगी। अब एयर से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बना सकती है। और हवा में क्या है, CO2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तीनों बना सकती है। तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन कर देगी। अब सोडियम है ये मेटल, उसका कुछ पोर्शन
मान लीजिए कुछ पोर्शन, इतना सा पोर्शन ऐसा बन गया, इतना सा पोर्शन इस कलर का बन गया, मतलब ऑक्साइड बन गया, कोई हाइड्रोक्साइड बन गया। अब पहले जैसी थी वैसा कलर नहीं रहा ना, अब वो चमक दमक नहीं रही। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है और कुछ भी नहीं। सोडियम एग्जिबिट्स मेटालिक लस्टर विच इज ड्यू टू, देखो सोडियम में चमक क्यों होती है, किसी में भी चमक, कोई भी कंपाउंड हो उसकी चमक जो होती है ना, मेटल मतलब कंपाउंड मतलब एलिमेंट्स की, तो उसका होता है रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, और वो होता है एक्साइटेशन मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट ड्यू टू, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, हाँ मतलब, और थोड़ा सा लिथियम थोड़ा सा हार्ड होता है, बट बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं और चांदी जैसे रंग वाले होते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन होता है उसका, जितने भी आप सॉलिडेशन में बीसीसी स्ट्रक्चर होती है, वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसकी वजह से। अगेन ये क्वेश्चन काम का नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में, श्योर हूँ। अगला, पोटेशियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड। अब ये क्वेश्चन है कि पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा। तो अपन ने थर्मल स्टेबिलिटी में पढ़ा था, याद करो कल ही पिछले वीडियो में, कि फर्स्ट डे में कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी पड़ी थी, उसमें बोला था ना कि कौन सा टूटता है और कौन सा नहीं टूटता है, बताया था ना आपको। तो पोटेशियम कार्बोनेट फर्स्ट डे में सिर्फ लिथियम कार्बोनेट होता है, वही टूटता है, वह टूट कर क्या देगा, लिथियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस देगा। बाकी कोई भी ऑक्साइड टूटता ही नहीं है, तो जब टूटेगा ही नहीं तो कोई भी गैस नहीं देगा। ये अच्छा क्वेश्चन। अगला, ऑन फ्लेम टेस्ट पोटेशियम क्यू। अब देखो फ्लेम टेस्ट मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया अच्छे से, और उनके सबकी फ्लेम के कलर भी लिखाए थे। तो फ्लेम टेस्ट जो इसकी थी पोटेशियम की, तो उसका कलर तो अब आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, सोडियम हैज़ कंपेयर्ड टू पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को कंपेयर करोगे तो सोडियम ऊपर आता है, पहले लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। अब कंपेयर करना उनको, तो उसमें पोटेशियम के पास क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल में अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है बिना एक्सेप्शन के, कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं होता उसका। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो देखिए सोडियम और पोटेशियम में कंपेयर करोगे तो पोटेशियम के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कि नहीं भाई। अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या पढ़ा था, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो जो नीचे होगा उसके पास कम होगी, और यही तो पूछ रहा है पोटेशियम के पास में क्या कम है, तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। NaOH को आपको डिजोल्व करना है, या आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में एलन वगैरह में दिया हुआ है, जिंक में डिजोल्व करना है। तो इसमें क्या होता है, मतलब जिंकेट बनेगा, जिंक में Zn। ठीक है, तो ये जिंकेट बनता है, और जिंकेट का फॉर्मूला ये होता है। अगर आप याद रखना चाहो तो एलन का मॉड्यूल देख लेना, उसमें एक बार लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, अब देख लोगे ना, मतलब एलन आकाश मोशन किसी का भी मॉड्यूल देखोगे तो उसमें बताता है कि NaOH मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो वो आउट ऑफ एनसीईआरटी की बातें हैं, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि जिंकेट बनता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आउट ऑफ एनसीईआरटी मान करके छोड़ सकते हो, या आपको टाइम है आपके पास में तो मॉड्यूल में जा करके वो 7-8 मेटल के साथ में रिएक्शन लिखाई उसने, वो आप देख लेना। द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ सोडियम एंड पोटेशियम, देखो पानी के साथ में इसकी रिएक्शन तो आपको पता ही है कि सोडियम को अगर पानी में डालते हैं ना तो तुरंत आग पकड़ लेता है, तो आग पकड़ रहा है, तो क्या हो रही रिएक्शन, एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी सोडियम से बाहर निकल रही, बाहर मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी किसी प्रोसेस से बाहर निकलना है एक्सोथर्मिक होता है, और एनर्जी प्रोसेस में आना एंडोथर्मिक होता है। बोलता है कौन सा डबल सॉल्ट नहीं बनाता है, डबल सॉल्ट मतलब जैसे कि पोटास एलम होता है, अपन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं डबल सॉल्ट के एग्जांपल, फिटकरी एलम जैसे K2SO4 Al2SO4.24 ये पढ़ते हैं ना, ये एलम होते हैं। तो पोटेशियम ने एलम मतलब डबल सॉल्ट बना लिया है, तो ऐसे कौन नहीं बनाता है। तो सीधी सी बात है, जब भी ऐसा अजीब क्वेश्चन आए कि कौन नहीं बना रहा, कौन नहीं कर रहा है, तो लिथियम एनामेलस बिहेवियर दिखाता है, वो थोड़ा अलग होगा, तो इसको अपन आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं ऐसा। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम अकर्स, सोडियम और पोटेशियम कैसे रहेंगे, सोडियम और पोटेशियम आपको पता है, जब भी आप सोडियम पोटेशियम को, जो ये मेटल्स जो होते हैं ना, वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगी आपको, तो कंबाइंड स्टेट में मिलती है। और गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब फ्री स्टेट में मिलती है। ये मेटलर्जी जब पढ़ते हैं ना तब अपन डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को, बट फर्स्ट डे और सेकेंड डे के मेटल जो भी है ना, वो आपको कंबाइंड स्टेट में ही दिखेंगे, कभी फ्री नहीं दिखेगा।
फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैंने तो सोडियम को फ्री देखा है, तो वो फ्री किसी ने किया है, वो पहले फ्री नहीं था। समझ में आ गई बात? वैसे तो आपने गोल्ड भी देखा है, बट गोल्ड जैसा दिखता है ना वैसे ही मिल जाता है। व्हेन डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, सीधी सी बात है, लिथियम का हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड कार्बोनेट जो होता है वही सिर्फ डिकम्पोज होता है, बाकी और कोई डिकम्पोज होता ही नहीं है। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। हार्ड इन नेचर, ये अपन ने पढ़ा था जब एनसीईआरटी पढ़ी थी, तब पढ़ा था कि इनके फर्स्ट मेंबर जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब लिथियम और बेरिलियम में से कौन हार्ड होगा? दोनों फर्स्ट मेंबर है, दोनों फर्स्ट मेंबर है, तो जो छोटा होगा वो ज़्यादा हार्ड होगा। इन दोनों में से छोटा कौन है? बेरिलियम। ये कौन ऑक्साइड बनाता है, कौन पर ऑक्साइड बनाता है, उस हिसाब से अपन बोल सकते हैं, ठीक है। या इनको अलग अलग करें तो पोटेशियम के ऊपर हमेशा +1 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर में अगर इस पर प्लस है तो इसके ऊपर -1 चार्ज। भाई दोनों के चार्ज बराबर होंगे तभी तो न्यूट्रल हुए हैं। तो O2 - 2 को क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड, ठीक है। O2 - 2 को, O2 - 1 को क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। और नॉर्मल ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? देखो अपन ने ये भी पढ़ा था ना, उससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन कि कौन ऑक्साइड, कौन पर ऑक्साइड और कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगला है सीजियम ऑक्साइड, CH2O, ये सीजियम का ऑक्साइड। अब ये मेटल है, ठीक है, और मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सब कैसे होंगे? बेसिक होंगे, होंगे। और बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अ सॉल्यूशन KOH इन वाटर इज कॉल्ड। अब ये है ना बड़ा अजीब सा बेकार सा क्वेश्चन है। जैसे NaCl का अगर पानी में सॉल्यूशन बना दोगे तो उसको बोलेंगे पता नहीं, अजीब सा नाम होता है इसका भी, ठीक है। और ग्रेफाइट होता है, उसका पानी में सॉल्यूशन बना दोगे तो उसको एक्वाडेक बोलेंगे। वैसे ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं पोटासाइल, ठीक है। नहीं आएगा क्वेश्चन, पर एक बार देख लो, मैंने क्वेश्चन लिए सेलेक्ट कर लिए तो उसमें सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन करवा ली मैंने आपको। ये क्वेश्चन मुझे हटा देना चाहिए था बट हटाया नहीं। पोटासाइल, ठीक है। और इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ब्राइन या ब्राउन ऐसा कुछ बोलते हैं। इनके मतलब ये तो नाम है, बस लोग बोलते हैं इसको एक्वाडेक बोलते हैं ग्रेफाइट के सॉल्यूशन को पानी में। तो ये ऐसा क्वेश्चन कभी आते नहीं है। विच मेटल डज नॉट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। देखिए आयनिक के बारे में तो अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोवेलेंट बनाते हैं बेरिलियम, लिथियम और मैग्नीशियम, ये वाले लोग ये कोवेलेंट बनाते हैं, आयनिक नहीं बनाएंगे। इसने यही पूछा, नहीं बनाएगा। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए कंबाइंस डायरेक्टली विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा और नाइट्राइड बनाएगा। ये सिर्फ अपन ने लिथियम के बारे में बात की थी, बोला था जब थ्योरी पढ़ी थी, बोला था कि फर्स्ट ए में सिर्फ नाइट्राइड लिथियम बनाता है और सेकेंड ए में नाइट्राइड सब बनाते हैं। उसके बाद में मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग। देखो मेटल ऑक्साइड कौन देगा? ये भी वापस थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन सारा सब कुछ एनसीईआरटी से ही है। तो सिर्फ और सिर्फ लिथियम ऑक्साइड है, लिथियम का कार्बोनेट है, वही सिर्फ डिकम्पोज होगा, बाकी कोई भी डिकम्पोज नहीं होगा। ये डिकम्पोज होगा, लिथियम ऑक्साइड देगा और साथ में CO2 गैस देगा, बाकी कोई डिकम्पोज होता ही नहीं है। और जब डिकम्पोज ही नहीं होंगे तो कुछ देंगे ही नहीं। आ गया अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोलाइसिस। ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का है, छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मोल कंसेप्ट आपको कराएंगे तब आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, आसान है। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl फाइनल प्रोडक्ट इज। अब इसका अपन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के का क्वेश्चन है, बट यहाँ NaCl का है तो अपन करवा लेते हैं। देखो NaCl का अपन कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या होगा? Na+ बनेगा और Cl- जाएगा, कैथोड पे जाएगा कैटायन, तो Na+ जाएगा कैथोड पे और वो जा करके सोडियम के फॉर्म में जमा हो जाएगा, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होगा Cl- जाएगा और वो Cl2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो फाइनल Cl2 तो रिलीज हो गई और बचा क्या? Na। आसान था। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, यहाँ का नहीं है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अपन पहले ही बोल चुके हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि फर्स्ट ए के कार्बोनेट और सेकंड ए के कार्बोनेट में से फर्स्ट ए के कार्बोनेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो मैग्नीशियम वाला सबसे पीछे आएगा, सेकंड नंबर पीछे आएगा।
और बाकी क्या बोला था, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, कल परसों आपने डिस्कस किया था। और लिथियम वाला डिकम्पोज होता है, बाकी कोई डिकम्पोज नहीं होता है। तो सोडियम और पोटेशियम में थे, पोटेशियम की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट वाला आपको रट भी गया होगा, ठीक है। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट। इसको तोड़ करके करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपन ने अभी एक पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड पढ़ा ही था, ये KO2 है, तो K प्लस और O2 माइनस बनेगा। इसको तोड़ोगे तो Na प्लस, कितने Na प्लस, 2 Na प्लस है, और साथ में O माइनस 2। यहाँ क्या बनेगा, 2 K प्लस और एक O2 माइनस 2। अब आप इसमें देख लो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड किस में है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और याद रखना, देखो पहली बात तो मैं आपको सीधी सिंपल सी बात बता दूं, ये तो आप तरीका हो गया करने का, कंसेप्चुअल। बाकी एक ये होता है कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, ये वाला बनाएगा। सुपर ऑक्साइड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। NCERT में आपने पढ़ा था कि सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड कलरफुल होते हैं, और नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं, ठीक है। अ कंपाउंड ऑफ विच ऑन हाइड्रोलाइसिस रिलीज अमोनिया, इसमें से अमोनिया कौन देगा, तो ये भी आउट ऑफ NCERT है। वैसे आपको बता दूं मैं आपको, नाइट्राइड जो होते हैं वो आपको अमोनिया गैस देते हैं। NCERT में हो तो देख लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। द मेटल आयन इज डज नॉट गिव फ्लेम कलर इज, देखो NCERT ने साफ लिखा है, बेरिलियम और मैग्नीशियम अपनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की प्रॉब्लम की वजह से फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। NCERT का है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट कौन करता है यार, मतलब अपने इधर पानी इकट्ठा कौन करता है। तो अपन ने जब लिथियम का एनामेलस बिहेवियर डिस्कस किया था तो अपन ने बोला था कि सेकंड डे के सब लोग पानी इकट्ठा करते हैं अपने चारों तरफ, लेकिन फर्स्ट डे में सिर्फ लिथियम होता है जो एनामेलस बिहेवियर दिखाता है। इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ये तो अपन ने एप्लीकेशन इसके पढ़ाई थे ना, सब जगह यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से होगा, लिथियम सबसे टॉप पे आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, लेके बल्ला, काना मजे से, आला मन जो करे फेंक दे, कार में फेंको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, टिन में पीनी है हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, और इसमें से जो टॉप पे ऊपर आएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फर्स्ट ए में लिथियम अच्छा आ जाएगा, और सेकेंड ए में कौन आया, यह है, ये सेकेंड ए का है, ये सेकेंड ए का है, बेरियम सबसे ऊपर आ गया। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने S ब्लॉक में भी काम आती है, और वहाँ तो काम आनी है। सल्फेट ऑफ मेटल डज नॉट फॉर्म एलम, ये अपन पढ़ के आ चुके हैं अभी। ऊपर जो क्वेश्चन था ना, कौन सा एलम नहीं बनाएगा, ये वही सेम क्वेश्चन है, वापस इसको पूछने का तरीका इसने बदल दिया है। क्वेश्चन नंबर 70, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस यूज्ड फॉर एल्कली मेटल्स, ये एक तरह से मेटलर्जी का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें रीजन साफ सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए आसानी से अलग हो जाते हैं। वैसे आप ऑप्शन देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि भाई वीक रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं फर्स्ट ए वाले, ना ही वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फर्स्ट जाएगा। अगला है फॉल्स फॉर 2882 इलेक्ट्रॉन इन कन्फिग्रेशन। अब आपको पहले तो जब एग्जाम पकड़ोगे तब पता थोड़ी लगेगा कि एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s² 2 इलेक्ट्रॉन, फिर है 2s² 2p6 8 इलेक्ट्रॉन, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर अगला फिर से बोल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, 3s² 3p6 8 इलेक्ट्रॉन, फिर है 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया इन नंबर से। उसके बाद में अपने पास आता है कि ये कौन है, अब देखो पहचानो, तो ये फोर्थ पीरियड का एन का, इसका मतलब है लास्ट का मतलब फोर्थ पीरियड का है। तो लिथियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड है बेरिलियम मैग्नीशियम, तो ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। मतलब ये एलिमेंट कौन है, इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो भी आपको पता लगेगा टोटल इलेक्ट्रॉन है 20। तो एटॉमिक नंबर 20 वाला कौन होगा, कैल्शियम। कैल्शियम है तो कैल्शियम के बारे में अपने को फॉल्स स्टेटमेंट पता करनी है, ये सेकेंड ए ग्रुप में आता है, सही है।
ये फोर्थ पीरियड का, ये यहाँ से पता लग रहा है, ये बात भी सही है। ठीक है, अब कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होगा, Ca2O, क्विक लाइम पढ़ाई तो था आपने, तो इसका ऑक्साइड तो M2O टाइप का होगा ना, ये गलत हो गया। अगला, मोस्टली मेटल्स आर हार्ड बट फर्स्ट ए मेटल आर सॉफ्ट, सॉफ्ट होती है, और इसका रीजन पहले भी अपन देख चुके हैं कि उनके मेटेलिक बॉन्ड वीक होते हैं। अगला है नॉर्मल डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच यूज टू लेबोरेटरीज। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो जहाँ से नमी को हटाना हो तो किसको काम में लेते हैं, तो CaCl2 को काम में लेते हैं। ये अपन डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ना उनको P ब्लॉक में अपन पढ़ेंगे अपन अच्छे से। ठीक है, अब इसको छोड़ सकते हो या फिर याद रख सकते हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही है और कुछ नहीं है, समझने लायक कुछ बात है नहीं इसमें। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में के अकॉर्डिंग रख लो उनको। तो अब वो जो अपन पढ़ते हैं ना वो रिड्यूसिंग पोटेंशियल पढ़ते हैं, तो रिड्यूसिंग में अगर पढ़ते हैं तो लिथियम सबसे ऊपर आता है, फिर लेके बल्ला काना मजे से, इतना ही तो है। तो यहाँ बी ए को हटा दो, ये ऑर्डर हो गया रिड्यूसिंग का, तो ऑक्सीडाइजिंग का क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग का। अगर रिड्यूसिंग का पूछता तो लिथियम बेस्ट होता, ऑक्सीडाइजिंग का पूछेगा तो ये हो जाएगा। नहीं, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछा, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल पूछा है, तो वही ऑर्डर आएगा। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल मतलब, पोटेंशियल का मतलब होगा कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम, उसको आगे रखो, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो एस ब्लॉक में कुछ खास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन इसमें डाल दिए और कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन डाल दिए, कुछ मेटलर्जी के क्वेश्चन डाल दिए, ऐसे ही मिला मिलू के मसाला तैयार किया गया चैप्टर तक क्वेश्चन ताकि, और मैंने भी, मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मैं, आप मेरे को इसीलिए देखते हैं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, तो मैंने भी सारे क्वेश्चन करवा लिए आपको। उनको ऐसे क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के भी थे लेकिन उनको इधर से लिंक कर करके आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक है, स्टेटमेंट विल बी द ट्रू फॉर, ट्रू स्टेटमेंट पता करना, सॉल्यूशन व्हेन बेरियम डिजोल्व इन अमोनिया, आपको पता है ना, अब वो लिक्विड अमोनिया वाला अपन ने पढ़ा था। देखिए पहले ब्लू होता है वो सॉल्यूशन, सही बात है, जैसे ही आप उसमें डालोगे वो ब्लू हो जाएगा। और कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता था, अपन ने उसका रीज़न पता था कि आयन, और वो कलरफुल था, पैरा था, बाद में डाया बन जाता था, ये पैरा मैग्नेटिक था ना, और कंडक्टर भी था, और बाद में ब्लू से ब्रॉन्ज बन जाता था, है ना। तो रिमेन्स कलरलेस, कलरलेस तो नहीं था, ब्लू से ब्रॉन्ज होता था वो। तो ये थर्ड तो इनकरेक्ट है, और फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, अल्कलीन अर्थ मेटल्स सो, अब अल्कलीन अर्थ मेटल्स का मतलब क्या हो गया, सेकंड ए हुआ ना, सेकंड ए हुआ, सेकंड ए की देखो वैलेंसी कितनी होती है, बेरिलियम के ऊपर में कितना चार्ज आता है, +2, मैग्नीशियम के ऊपर +2, डाई वैलेंसी। अब देखो रिड्यूसिंग पावर बतानी इसकी, ये मैंने आपको ऑर्डर लिखाया था ऊपर, देख लेना एक बार जा करके, जब कराया था मैंने कहा बोला इलेक्ट्रोकेमिकल्स में रूबिडियम सीजियम नहीं आता है, लेकिन उनको लिथियम और पोटेशियम के बीच में लिखते हैं। परफेक्ट अल्कली मेटल्स यूज फॉर, अल्कली बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, अल्कली फर्स्ट ए के मेटल के लिए काम में लेते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेस्ट बेस, ठीक है, अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ मैं कंसेप्ट क्या बताऊँ आपको कि फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए के जो बेस होते हैं, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक होते हैं, तो इसमें से फर्स्ट ए का कौन नहीं है, ये नहीं है, तो ये हो जाएगा। डेंसिटी का ऑर्डर, अब डेंसिटी का ऑर्डर मैंने बहुत आपको अच्छे से याद कराया था, कलमुही बेसरम बहारा, डेंसिटी का ऑर्डर था कि नहीं था। और फर्स्ट ए में आपको वो नाक का कि बोला था डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, और नाक का सवाल है, वो फर्स्ट ए का था, और सेकेंड में यही था, कलमुही बेसरम बहारा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एलिमेंट ऑफ सोडियम,
सोडियम के बारे में पढ़ते हैं तो लिथियम लेके बल्ला का ना, अब ये ऊपर ही आ गया। तो ये ऊपर वाले तो अच्छे क्या होते हैं आपके, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, खुद का क्या करेगा, खुद का करेगा ऑक्सीडेशन, दूसरों का करेगा रिडक्शन। भाई रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए था, दूसरों का करेगा रिडक्शन। तो ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर ले, सॉरी दूसरों को रिड्यूस करे। मुझे कोई भला कब कहेगा, जब मैं दूसरों की भलाई करूंगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कब कहेंगे मेरे को, जब मैं दूसरों का रिडक्शन करूंगा, दूसरों के रिडक्शन के चक्कर में खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। एन एडिशन ऑफ मेटल आयन, कलर ऑफ लिक्विड NH3 सॉल्यूशन कन्वर्ट इन ब्रॉन्ज। अरे ये तो वही आ गया वापिस से, ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाता है ना। पैरा से डाया हो जाता है, लिक्विड अमोनिया वाला पैरा से डाया हो जाता है कुछ टाइम टी बाद में। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मेटल के आयन जो बने थे ना पहले आपके, उनके क्लस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थ्योरी में मिस कर गया था शायद, बट याद रख लेना इसको। बाद में ये ब्लू से ब्रॉन्ज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर फॉर्मेशन हो रहा होता है। इस टाइम टी में क्या हो रहा होता है, क्लस्टर फॉर्मेशन, क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन। ये आप एनसीईआरटी में ऐड कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, अगला 83 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रेट ऑफ एन एलिमेंट एल्कली मेटल्स ग्रुप डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स कलरलेस कलर गैस, नाइट्रेट एंड ब्राउन कलर गैस रेस्पेक्टिवली। अब इन गैसों के आपको कलर याद होंगे तब बात बनेगी, और ये कलर अपन जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड पढ़ते हैं पी ब्लॉक में तब अपन याद करते हैं कि पी ब्लॉक वाली ये जो होती है NO2 वो ब्राउन कलर की गैस होती है। NH3 का कलर भी अपने को याद होता है, ये NO2 ब्राउन कलर की है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है, बट ऐसे आते नहीं है कलर वाले अपने नीट लेवल में। तो एम्स या जिपमर में आते थे पहले से रटाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, S ब्लॉक मेटल्स स्टैंड लॉन्ग टाइम कलर बिकम्स फेड। ये लिक्विड अमोनिया वाला वापस क्वेश्चन आ गया है। लिक्विड अमोनिया वाले में क्या था, ब्लू से ब्रॉन्ज हो गया था, मतलब कलर फेड हो गया। तो वहाँ क्या था, लॉन्ग टाइम ब्लू कलर बिकम्स फेड। अगर कलर फेड का पूछेगा तो अपन बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेटल एमाइड, और ये क्वेश्चन अलग था, ऑन एडिशन ऑफ मेटल आयन कलर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कन्वर्ट इन ब्रॉन्ज। देखो दोनों क्वेश्चन को देख करके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर था। इन दोनों क्वेश्चन को 82 को और 84 को देखो और दोनों को स्टार लगाओ। इसमें क्या था, ये लिक्विड अमोनिया था ही था, कुछ टाइम बाद में ये होता है। इसमें क्या कर रहे हैं, बाहर से अपन ला के डाल रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, बाहर से मेटल आयन डाल रहे हैं। बाहर से आयन डालोगे तब क्लस्टर फॉर्मेशन होगा, बाहर से कुछ भी नहीं करोगे, खाली ये खुद पड़ा है टाइम टी पर, तो इसका होता है मेटल एमाइड फॉर्मेशन। वापस बताता हूँ दोनों चीज़ें, क्योंकि अब ख़त्म ही हो गया है, दो ही तो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो बताते हैं आपको। आपके पास में ये था, चलिए इसी पेन से काम लेते हैं। ये थे आपके पास में ब्लू कलर का सॉल्यूशन था पहले, और वो कुछ टाइम बाद में, टाइम टी बाद में ब्रॉन्ज बन जा रहा था। ठीक है, और इसमें अगर आप ऊपर से कुछ डाल रहे हो, मेटल्स के आयन, ऊपर से आयन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, तब क्या होगा, तब एक प्रोसेस होगी इसका नाम है क्लस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, एक बात तो ये है, क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई में ये, इसीलिए। दूसरी बात है, ब्लैक से कर लेते हैं। अब अगर ये ब्लू था, इसमें कोई ऊपर से कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, टाइम टी बाद में देख रहे हैं, तो ये ब्लू से ब्रॉन्ज हो गया, मतलब कलर थोड़ा हल्का हो गया, फेड हो गया कलर। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। मच्छर काट रहे हैं यार बहुत बुरी तरीके से, फैन भी नहीं चला सकते अभी। फॉर्मेशन ऑफ
मैं कहाँ चला गया नहीं, तो यहाँ पर करेंगे मेटल एमाइड फॉर्मेशन। चीज़ें समझ में आ गई, दोनों चीज़ें आप दोनों लिख देना, मेटल एमाइड फॉर्मेशन। आज का वीडियो अपना लंबा भी हुआ, लेकिन मज़ा आया पढ़ने में, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ, क्वेश्चन हुए नहीं, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी पड़े हैं अभी हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट विथ NaOH गिव्स वाटर सोल्युबल कॉम्प्लेक्स। 85 नंबर क्वेश्चन, बेकार सा क्वेश्चन, आउट ऑफ NCERT, बैरली आंसर होगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। अभी फिर से ये डोलामाइट क्या होता है, डोलेमाइट क्या होता है वो पूछ लिया इसने। ये मैग्नीशियम का ओर होता है। अब ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, बट अब क्वेश्चन है ही नहीं एस ब्लॉक के खुद के, तो मेटलर्जी का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का एक साथ ओर होता है ये डोलामाइट। मेटलर्जी में पढ़ेंगे अपन, आउट ऑफ NCERT है, कुछ ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम का इकट्ठा ओर जो होता है उसको डोलोमाइट बोलते हैं। ओके, तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अपन कल चलेंगे किसमें, D ब्लॉक में, D एंड F ब्लॉक में, और उसके बाद में मेटलर्जी, उसके बाद में हाइड्रोजन। बाकी वाले चैप्टर्स को आप पढ़ते रहिए। और उसके बाद में अपन कोऑर्डिनेशन, आप कोऑर्डिनेशन की वीडियो देख रहे हैं ना, रोज़ का एक वीडियो आपको कोऑर्डिनेशन का भी देखना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के वीडियोस आपके खत्म होते ही मैं कोऑर्डिनेशन पे 3 या 4 वीडियोस लाऊंगा, जिसमें सिर्फ MCQ करवाऊंगा बहुत सारे। थ्योरी वो उतनी जितनी करवाई उतनी सफिशिएंट है, दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। इसी साल करवाई थी मैंने लास्ट ईयर 2022 नीट के लिए, अभी भी 2022 ही चल रहा है। तो आप वीडियोज़ देख लेना, उसमें क्वेश्चन और आ जाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा वो चैप्टर। ठीक है।